ओके, आपने कहा कि आपका निशाना मोदी और शाह पर है क्योंकि वही असली खिलाड़ी हैं। 240 सीटों पर आप उनको लोकसभा में तो ले आए, लेकिन उसके बाद से विधानसभा वो क्यों जीतते जा रहे हैं? झारखंड हारे, जम्मू कश्मीर हारे, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर दिल्ली। इस सवाल का जवाब हम आपको पिछली बार भी दिए थे जब हम बात कर रहे थे। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, खासकर पब्लिक मीडिया और चुनाव आयोग अपना काम करे तो मोदी जी बहुमत में नहीं है। तो वो तेजस्वी के बारे में जो नाइन्थ फेल बोलते हैं, नहीं, वो तेजस्वी जी के बारे में बोलते हैं, वो राहुल जी के बारे में बोलते हैं, वो मेरे बारे में बोलते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलते हैं। ये तो बहुत स्वाभाविक है ना। कोई आपके खिलाफ खेलेगा तो आपकी प्रशंसा थोड़ी करेगा, आपकी बुराई ही करेगा। ये तो बहुत स्वाभाविक। आप तो कोई बुराई नहीं कर रहे, आप उन सबके खिलाफ ही खेल रहे हैं, लेकिन आप बच रहे हैं। ये नीतीश जी पर नहीं बोल रहे आप, ये मेरी समझ है। आप पीके ओवैसी किसी पर नहीं बोल रहे। आप बता दीजिए कि मैं मोदी और अमित शाह के अलावा किसी पर भी कुछ बोलता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए कैसे कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया और बीजेपी के खेल की ऐसी सर्जरी की कि मानक गुप्ता जैसे पत्रकार भी बगलें झांकने लगे। जब उनसे पूछा गया कि आप हमेशा मोदी शाह को ही क्यों घेरते हैं, तो उन्होंने साफ कहा, जब असली खिलाड़ी वही हैं तो प्रॉक्सी पर क्यों बात करें। कन्हैया ने चुनाव आयोग, मीडिया, कॉर्पोरेट गठजोड़ और वोटर लिस्ट घोटाले की परतें खोली और कहा, अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं ईमानदारी से काम करें तो मोदी अल्पमत में हैं। उन्होंने बिहार की जमीनी हकीकत दिखाते हुए पूछा, क्या 15 लाख आए, क्या बुलेट ट्रेन चली, क्या पलायन रुका, और उन 16 लाख करोड़ का हिसाब मांगा जिसे सरकार ने खर्च किया। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि असली सवाल कौन पूछ रहा है। और हाँ, इस एंकर के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना। चालू करो बे। तो वो तेजस्वी के बारे में जो नाइन्थ फेल बोलते हैं, नहीं, वो तेजस्वी जी के बारे में बोलते हैं, वो राहुल जी के बारे में बोलते हैं, वो मेरे बारे में बोलते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलते हैं। ये तो बहुत स्वाभाविक है ना। कोई आपके खिलाफ खेलेगा तो आपकी प्रशंसा थोड़ी करेगा, आपकी बुराई ही करेगा। ये तो बहुत स्वाभाविक। आप तो कोई बुराई नहीं कर रहे, आप उन सबके खिलाफ ही खेल रहे हैं, लेकिन आप बच रहे हैं। ये नीतीश जी पर नहीं बोल रहे आप, ये मेरी समझ है। आप पीके ओवैसी किसी पर नहीं बोल मुझे रहे। आप बता दीजिए कि मैं मोदी और अमित शाह के अलावा किसी पे भी कुछ बोलता हूँ क्या? जब मुझे ये समझ में आ गया है कि असली खिलाड़ी कौन है तो प्रॉक्सी पे क्यों बात करना है। सबका मालिक जब एक है तो सीधे उससे ही सवाल करेंगे ना। सही पकड़े हैं। ओके, आपने कहा कि आपका निशाना मोदी और शाह पर है क्योंकि वही असली खिलाड़ी हैं। 240 सीटों पर आप उनको लोकसभा में तो ले आए, लेकिन उसके बाद से विधानसभा वो क्यों जीतते जा रहे हैं? झारखंड हारे, जम्मू कश्मीर हारे, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर दिल्ली। इस सवाल का जवाब हम आपको पिछली बार भी दिए थे जब हम बात कर रहे थे। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, खासकर पब्लिक मीडिया और चुनाव आयोग अपना काम करे तो मोदी जी बहुमत में नहीं है। मोदी जी अल्पमत में हैं और ये एक करके चुनाव हारते चले जाएंगे। That's true, yeah. जब हम कहते हैं कि इन्हीं दोनों पे हम बात करते हैं तो हम दो हमारे दो हैं, इनके 2 और हैं ना, A1 A2। समझ रहे हो? और आपको मालूम है, आप तो चैनल चलाते हैं, आज की तारीख में बिना कॉर्पोरेट के सपोर्ट का एक चैनल चलाना इतना मुश्किल होता है तो पार्टी चलाना कितना मुश्किल होगा। तो जो नेक्सस है इस देश में वो समझिए। पब्लिक मीडिया जो खुद मजबूर है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती है, इस देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बेईमान कॉर्पोरेट और ग्राउंड पर एक्टिव मीडिया माफिया, ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये जो जीत इनको इलेक्टोरल नंबर में दिख रहा है, ये ओरिजिनल जीत नहीं है, ये अल्पमत में है, ये रियलिटी है। और सब्र कीजिए, रामायण में सबरी की बात की गई है, सब्र कीजिए, ये हारेंगे। मजा आया कब? और इनको हराएंगे और फिर आपको इंटरव्यू कब आएंगे। कब हराएंगे? समय आ रहा है। बिहार में हराएंगे, हमारी कोशिश तो है। बंगाल में हराएंगे, हमारी कोशिश तो है। बंगाल में तो ऑलरेडी हारे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि इनको बिहार में भी हराया जाए और इनका खेल जो है वो बिहार की जनता को बताया जाए कि जो पार्टी 20 साल से सरकार में है, डबल इंजन बोलती है, लेकिन बिहार की किसी भी स्थिति के लिए जिम्मेवारी नहीं लेती है। बीजेपी के किसी आदमी से बात कीजिए, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो तो सरकार में है ही नहीं, उनकी कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन। फिर उनको मैं वादे याद दिलाता हूँ। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या बिहार में जो है हर लोगों को जो है खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा? क्या बिहार के लोगों को 2 करोड़ नौकरी मिली? क्या बिहार में बुलेट ट्रेन चला? क्या बिहार में जो है पलायन रुका? क्या बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास हो गई? क्या बिहार में अपराध खत्म हो गया? सम्राट चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया। वो कहते हैं ये जो 1.25 लाख करोड़ करके प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश विपक्ष करता है, प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में बिहार को 16.25 लाख करोड़ दिए हैं। क्या बोला तूने? और बोल रहे उसमें से 90% खर्च भी हो चुका है बिहार में। कहां खर्च हुआ है? बोला, वो कहते हैं देखिए आके सड़कें देखिए, सड़कें जो धंस जा रही हैं, पुल जो चोरी हो जा रहा है, पुल जो खेत में बना हुआ है जहां नदी ही नहीं बहती है, कहां खर्च हुआ है? यही सवाल है। आप बिहार के कॉलेजों की हालत जाकर के देखिए, हॉस्टलों की हालत जाकर के देखिए, बिहार के अंदर अस्पतालों की हालत जाकर के देखिए। आपने वो खबर सुनी थी बिहार के आईसीयू में मरीज का पैर चूहा कुतर के चला गया? आपने वो खबर सुनी थी कि चूहा जो है लाखों का शराब पी गया? आपने वो खबर सुनी कि जो है बिहार में पुल चोरी हो गया? आपने वो खबर सुनी कि बिना नदी के खेत में पुल बन गया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपने वो खबर सुनी अजीबो गरीब, या आपने वो खबर सुनी कि बिहार में प्रिंसिपलों की नियुक्ति जो है वो लॉटरी सिस्टम से किया गया? कहां खर्च हो गया पैसा? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। मोदी सरकार चल जाएगी 5 साल, 29 में ही होगा चुनाव या पहले हो सकता है?
क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बिहार से जोड़कर देखते हैं, कहते हैं बिहार का जो रिजल्ट होगा उसके बाद तय होगा कि नीतीश जी बीजेपी के साथ रहेंगे केंद्र में या नहीं रहेंगे। अब देखिए, मोदी जी 2 बैसाखी पे चल रहे हैं। हाँ। एक बैसाखी इंपोर्ट करके लाए हैं आंध्र प्रदेश से, दूसरा बैसाखी इंपोर्ट करके लाए हैं बिहार से, ठीक है। तो दोनों बैसाखी पे ये सरकार है। अब क्या होगा नहीं होगा, हम ज्योतिषी तो हैं नहीं, लेकिन यह सरकार अल्पमत में है, इतना तो मैं जरूर आपको कह सकता हूं। ठीक है, 240 नंबर जो है वो बहुमत नहीं है, अल्पमत है। ठीक है। वोटर लिस्ट पर इतना विरोध क्यों है? एसआईआर पर आपका गहन परीक्षण चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया हमको जो फर्जी मतदाता है वो पकड़ने हैं। देखिए, वोटर लिस्ट का विरोध नहीं है। हाँ। वोटरों का वोट देने का अधिकार छीनने की जो साजिश है उसका विरोध कर रहे हैं। और इसको साजिश क्यों कह रहे हैं? हाँ। साजिश इसलिए कह रहे हैं कि आपको अगर गहन पुनरीक्षण करना है तो गहन पुनरीक्षण तो 3 महीने में नहीं होगा ना। गहन पुनरीक्षण करने के लिए तो 1.5 साल का समय लेकर के करना पड़ेगा। अब बताइए 3 महीने में गहन पुनरीक्षण कैसे होगा? और आजकल ना एक फैशन बन गया है, जैसे पहले आंख में धूल झोंकी जाती थी, आजकल आंख में नंबर झोंका जाता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब आपने सुना होगा कि 90% फॉर्म भर लिया गया। कैसे 90% फॉर्म भर लिया गया? अगर इस पे जाकर के सवाल पूछने लगे लोग तो ये अलग बात है कि उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगा और जेल चले जाएंगे। अच्छा, प्रिंसिपल स्टैंड आपका तो क्या उसमें है? गड़बड़ी आपको दिखाई देगी। ठीक है, प्रिंसिपल स्टैंड आपका क्या है? जो इलीगल लोग हैं, जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आए, यहां रह रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में भी है, वोटर आई कार्ड है, आधार है, उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? नहीं हो सकता है ना। ये नहीं संभव है? ये नहीं, कैसे संभव है? ये हो सकता है कि एक ही इंसान का नाम 2 जगह हो सकता है। हाँ। कि आपका हो सकता है कि दिल्ली में भी हो और पंजाब में भी हो, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि आप भारत में पैदा हुए और आप इलीगल हैं। नहीं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो गैर कानूनी तरीके से घुसे, यहां आके फर्जी आधार, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी कागजात बनवाए और वोटर लिस्ट में है। समझाओ इसे, समझाओ। कैसे घुसे? अगर आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब आप इस देश की सेना पे सवाल उठा रहे हैं। आप इस देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस देश की सीमा की सुरक्षा किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में है, जैसा कि डैडी के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में तो नहीं है। तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे घुस जाएगा? अच्छा, अगर घुस गए तो उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना? नहीं, तो ये तो 2003 में ही पुनरीक्षण हुआ था। हाँ। 2003 में पुनरीक्षण हुआ था, तो तब इसका मतलब पुनरीक्षण ठीक से नहीं हुआ। नहीं, उसके बाद की बात है ना। 2003 तक जो हुआ उसके बाद तो कह रहे हैं जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में है उनको कोई कागज नहीं देने। हाँ। उनके बाद वालों को देने। उनके बाद वालों को देने हैं। हाँ। तो कागज वही देंगे ना जो कागज सरकार जारी की है, कि उसके अलावा कोई कागज देना है। तो सरकार ने ही आधार जारी किया है, सरकार ने ही दूसरे कागज जारी किए हैं। पहले आप मुझे बता दीजिए कि चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची तैयार करना है कि नागरिकता प्रमाणित करना है? भाई, वोट तो नागरिक ही देता है ना। बिल्कुल नागरिक देता तो है। वोटर तो तय करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है ना। ठीक बात है, वोट तो जनता ही देती है ना। हाँ। तो चलिए हम लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे कल से, नियम कायदा होता है ना। हाँ। वोट तो जनता ही देता है, आप हम वोट दिए हैं ना। तो चलिए हम लोग कल जो है कल से राष्ट्रपति भवन में सोएंगे, नियम कायदा होता है ना। हाँ। अलग अलग मंत्रालय क्यों बना हुआ है? अलग क्वासी बॉडी है ना चुनाव आयोग, क्वासी बॉडी है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसको निष्पक्ष तरीके से इस देश में चुनाव कराना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का मैंडेट है। हाँ। लेकिन लोगों का नागरिकता जांचने का काम तो चुनाव आयोग का नहीं है। पर वोटर तो नागरिक ही बनेगा ना। नहीं, लेकिन जो लीगल सिटीजन होगा। लेकिन सवाल है कि नागरिकता जांचने का काम किसका है? हाँ। बताइए। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। गृह मंत्रालय, वो होम मिनिस्ट्री देखेगी। जी। लेकिन वोट तो नागरिक ही देगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। और कौन सही वोटर है ये तो इलेक्शन कमीशन करेगा। और कौन नागरिक है हाँ। ये देखने का काम गृह मंत्रालय का है। हाँ। और जो नागरिक है उसी को पहचान पत्र सरकार जारी करती है। क्या आप अपना पासपोर्ट अपने घर में बनाए हैं? सरकार बना के दी है ना। या आप आधार कार्ड अपने घर में तो नहीं बनाए हैं, सरकार बना करके दी है। तो ये नहीं हो सकता। मतलब जिन लोगों के फर्जी बने हैं उनको अब नहीं टच करना चाहिए, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं। या आपको लगता है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए? फर्जी जो बने हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए, लेकिन फर्जी आइडेंटिफाई करने के नाम पे जो ओरिजिनल है ना उनको मत तंग कीजिए ना, उनको मत परेशान कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये शहर जैसी स्थिति गांव की नहीं है कि पड़ोस में कौन रहता है मालूम नहीं है। गांव में तो पूरी पीढ़ी पूरा खानदान मालूम है। वो पूरे खानदान पूरा जो है पूरी पीढ़ियां वहीं पे रह रही है और उसके पास कोई कागज नहीं है। इस आधार पे आप उससे उसका वोटिंग राइट छीन लेंगे। बीजेपी कह रही है आप बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ आधार, वोटर आईडी सब बनवा लिया और वो आपको वोट देते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर बांग्लादेशी मुसलमान आकर के वोट दिए हैं तो सबसे पहले तो बीजेपी के सारे सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए, सारे एमएलए को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशियों का वोट लेकर के ये सरकार बना ली। बांग्लादेशी मुसलमान बीजेपी को कहां वोट देगा? 2003 में बीजेपी को क्यों वोट देगा मुसलमान? तो फिर लोग तो कहते हैं मुसलमान तो फिर बीजेपी रोक क्यों नहीं रही है इसको? 2003 में पुनरीक्षण हुआ, आप फिर पुनरीक्षण करना चाहते हैं, कर लीजिए, इसको कौन मना कर रहा है? बट टाइम दीजिए, आप ये कह रहे हैं। सही तरीके से कीजिए, सही तरीके मतलब से। इल्लीगल लोगों को निकालने में आपको कोई दिक्कत? दो समस्या है। हाँ। दो समस्या है। पहला कि चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी होती है और हम गलत वोटर लिस्ट बनाए हैं। पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे
क्या वो तो कर ही रहा है एक तरह से। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नहीं, एक तरह से नहीं, एक तरह से नहीं। देश के सामने आकर के चुनाव आयोग कहे कि हम गलत वोटर लिस्ट जारी करते हैं, हम गलत पहचान पत्र जारी करते हैं और हम गलत मतदाता सूची तैयार किए हैं, पहले ये स्वीकार करे। अगर ये स्वीकार करेगी तो फिर राहुल गांधी के सारे आरोप सही साबित हो जाएंगे कि इस देश की चुनाव व्यवस्था खतरे में है और लोगों का वोट चोरी हो रहा है और सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है, ये आरोप सही साबित हो जाएगा। फिर राहुल गांधी जो मांग रहे हैं कि हमको आप सारा डेटा दीजिए, महाराष्ट्र का सारा वो सीसीटीवी फुटेज दीजिए जब वोटिंग हो रहा था, ये चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। पहले चुनाव आयोग गलती माने, जब गलती मान ले तो गलती को ठीक करने के लिए, हम चाहते हैं कि गलती ठीक करे, ठीक करने के लिए और गड़बड़ी नहीं फैलाए। आनन फानन में फिर से एक गलती को एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक गलती को माने, फिर उस गलती को ठीक करने के लिए सही और पारदर्शी तरीका अपनाए। सही और पारदर्शी तरीका क्या है? समय लेकर के आप पहचान पत्र की जांच कीजिए, लेकिन उस बात का ध्यान रखिए कि आपको नागरिकता नहीं प्रमाणित करनी है, आपको एनआरसी नहीं करना है, आपको वोटर आईडी तैयार करना है। ठीक है, दोनों में क्लियरिटी हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप बताइए कब चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे कि अपनी गलती मांगे? हम तो रोज पूछ रहे हैं। तो गलती माना, डेली पूछते हैं, गलती माना मानता है। इलेक्शन कमीशन मैंने कहा ना एक तरह से मानता है, वो ऐसे ही करता, क्या करे, इलेक्शन कमीशन है वो। मैं तो बल्कि कई बार खुल के कह चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बयान जारी करने चाहिए। और सरकार की तरफ से कोई अगर नेता कहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो चुनाव आयोग को अपनी असमर्थता जाहिर करनी चाहिए कि एक फेज में हम चुनाव तो करवा नहीं पा रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे करा? अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं कुछ कहना चाहिए, आगे मत करके प्रधानमंत्री की बात को काटना चाहिए चुनाव आयोग को, लेकिन कैसे काटेंगे? जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव ही प्रधानमंत्री करेंगे तो कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त? पहले भी करते थे। बेटा लगता है तुम खा के ही मानोगे। नहीं, उसमें जज होते थे। पहले कहां होते थे? यूपीए के समय कौन होते थे? कोई नहीं होते थे। अच्छा, ये नया नियम नहीं आया? ये तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट उसमें रहती है ना? हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आया। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के जमाने में तो हमेशा ऐसे चुनाव आयोग को क्यों हटा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को क्यों हटा दिया गया उस प्रोसेस से? चलिए ओके, बीजेपी का कहना ये है, ऐसे मत कहिए, नहीं मैं बता रहा हूं, बस हवा निकल गई। बताइए क्यों ये प्रोसेस? बीजेपी का कहना ये है कि जब पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ तो अब क्यों? उनका ये कहना है कि ये सरकार का अधिकार है। अब इसलिए कि ईवीएम पे सवाल भाजपा पहले उठाई, चुनाव आयोग पे सवाल भाजपा पहले उठाई, देश की चुनाव प्रक्रिया पे सवाल पहले भाजपा उठाई, और इसी ईवीएम से, इसी चुनाव आयोग से, इसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया से जीत करके जब ये बन गए हैं, तब इनको जो है इंदिरा जी बहुत अच्छा लग रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। नहीं है, कन्हैया कुमार कभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? अबे साले, नहीं, बीजेपी क्यों ज्वाइन? कभी नहीं, कभी ऑफर आए मान लीजिए, या कभी आया ऑफर? आपको ये क्यों लगता है कि ऑफर नहीं आया होगा? पॉलिटिक्स में आज हम जहां हैं, ठीक है, वो सिर्फ जो है बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस भी है। बाय चॉइस इसलिए है कि हम कुछ प्रिंसिपल को लेकर के राजनीति में हैं, उसको लेकर के लड़ रहे हैं। बाकी आपको नाम देना है, आप दे लीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी कहना है, लेकिन वो प्रिंसिपल ये है, एक सीधी सी बात है, जो इस देश में हमको मिला हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी मिले। ये इतनी सीधी और सिंपल बात है। इस देश में सरकारी स्कूल कॉलेज में गरीब लोग पढ़ सकते हैं, तभी तो जो है कब आया था पीएचडी करके मैं कब आया था बीजेपी से ऑफर? रुक, तेरे को बताते तेरी। देखिए आप, ये तब की बात है क्या? उन बातों का क्या, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं हो, जो बात है ही नहीं, जो बात होनी ही नहीं है, उस पर चर्चा करके समय क्यों बर्बाद करना? अच्छा, मोदी जी में कोई तो खास बात होगी कि नहीं? आप हमेशा उनके आलोचक रहे, हमेशा उन पर निशाना साधते हैं आप, कोई तो खास बात, कोई एक अच्छी बात तो बहुत सारी खास बात है, अच्छी बात है, बहुत सारी खास बात है। मतलब एक तो ये बात है कि मोदी जी कोई भी सामान जो है ना किसी को भी बेच देंगे, इतनी बेहतरीन खासियत है। आप बड़ा हरामी हो बेटा। आप पुराने बाजार जब जाएंगे ना तो दवा, जो चूहा मारने की दवा बेचता था, वो इतना बार आपके सामने आसपास घूमता ना, चूहा मारने की दवा ले लो, खटमल मारने की दवा ले लो, तो आपको भी लगता है कि एक पुड़िया ले ही लेते हैं। ये क्वालिटी है मोदी जी में। पर बार बार क्यों ले रहे हैं फिर? क्यों नहीं लेंगे? एक बार क्यों लेते हैं? पुड़िया बार बार ले रहे हैं लोग। बेचने वाले की क्वालिटी है, और खाली मोदी जी अकेले थोड़ी बेचते हैं, कितना सहयोग करती है इस देश की टीवी मीडिया, 24 घंटा उनकी बात को फैलाती है, उनका सामान बिकता है। कैसी लगी आगे स्वाद? ओके कन्हैया कुमार, रैपिड फायर राउंड जल्दी जल्दी निपटाते हैं, छोटे छोटे जवाब देंगे तो अच्छा आप मुझे लग रहा है कि भाजपा है और मुझे नीतीश कुमार समझ रहे हैं। जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ओके कन्हैया कुमार, पहला सवाल, बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? जिसको बिहार की जनता तय करेगी। आसान जवाब है ये। बिहार का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है अब तक का? मेरी राय में श्री कृष्ण सिंह रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। ओके, बिहार का सबसे बुरा चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी कैसे इसका रिपोर्ट कार्ड निकाल दें। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? दिल्ली का मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जब मैं दिल्ली आया था
तो शीला जी चीफ मिनिस्टर थी और दिल्ली में वो कॉमनवेल्थ का की तैयारियां चल रही थी, तो दिल्ली को उस दौरान हमने बदलते देखा। शीला दीक्षित मतलब बेस्ट सीएम शीला दीक्षित, दिल्ली का सबसे बुरा सीएम अभी तो होना बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लालू यादव को भ्रष्टाचारी कहना गलत है? गलत है, बिल्कुल। कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी गलत है? कोर्ट से सजा मिली, ठीक है, कोर्ट से सजा तो जो है भगत सिंह को मिल गई थी, फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं चारा घोटाला नहीं हुआ था? हुआ था, ये हम नहीं कह रहे कि नहीं हुआ था। तो फिर कोर्ट से लालू की सजा को क्यों नहीं माना? सारा दोष जो है एक व्यक्ति पे ही दे दिया जाए। समझ रहे हो आप? ओके, ये भी तो एक सवाल है ना। क्या लालू राबड़ी और के फिर ये सवाल है कि अगर वो भाजपा में चले गए होते, अगर भाजपा के सहयोगी होते, मान लीजिए, तो क्या ये फैसला आता? वॉशिंग मशीन में धुल जाते? वाह मोदी जी वाह वाह। मैं ये बात आज 10 साल से बोल रहा हूं। अगर वो एनडीए का पार्ट होते तो क्या चारा घोटाले पे यही वर्डिक्ट आता? मैं बस ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता। ओके, क्या लालू राबड़ी के शासन में जंगल राज था? नहीं, इस तरह की बात कहना, इस तरह का विशेषण से आप अव्यवस्था पे प्रश्न कर सकते हैं। बीजेपी जेडीयू दोनों आप उनके लिए रिपोर्ट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन ये तो देखिए सीधे सीधे ना ध्यान भटकाने की बात है। आप 2025 में 90 की बात कर रहे हैं, 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं और जंगल राज बोल रहे हैं। सपा और आरजेडी को गुंडागर्दी से बीजेपी जोड़ती है, क्या ये गलत है? और तो सारे जो गुंडे जो भाजपा में आकर के अभी सांसद बन गए हैं और एमएलए बन गए हैं, इस पे उनको क्या राइट है कि दूसरे को जो है वो गुंडागर्दी पे आरोप लगाएं? That's true, yeah. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।